हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां। क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियां, अर्थात उत्तल लेंस में वस्तुओं कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा। आज के इस वीडियो में आप लोग यह सीखने वाले हैं। तो उत्तल लेंस में 6 स्थितियां होती है जहां वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहली स्थिति होता है जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु अनंत पर रखी जाती है। दूसरी स्थिति होता है जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है। तीसरी स्थिति जो होता है वह होता है उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। चौथी स्थिति जो होता है वह होता है उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है। पांचवी स्थिति में वस्तु को फोकस पर रखा जाता है और छठी स्थिति में वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। तो हम लोग बारी बारी से 6 स्थितियों को देखेंगे। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो? अनंत पर हो या बहुत दूर हो। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, बहुत दूर हो। याद देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देता है कि वस्तु अनंत पर हो, ये नहीं पूछेगा, कह देगा कि बहुत दूर है। तो याद रखिएगा जब वस्तु बहुत दूर होगा तो वह अनंत पर ही होगा। कहाँ होगा? अनंत पर होगा। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि अनंत पर जब कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल लेंस के द्वारा देख रहे हैं तो सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा, एक उत्तल लेंस का फिगर खींचना होगा। एक उत्तल लेंस, मान लीजिए यह एक उत्तल लेंस है, इसमें एक द्वारक खींचते हैं। यह हो गया द्वारक। यह क्या हो गया बच्चों? यह हो गया द्वारक। अब देखिए यह खींच रहे हैं प्रधान अक्ष। क्या खींच रहे हैं? प्रधान अक्ष। इसे हम लोग एक्स वाई के द्वारा क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। क्या हो गया? प्रकाश केंद्र। क्या हुआ? प्रकाश केंद्र। देखिए बच्चों यहाँ पर याद रखिएगा उत्तल लेंस में 2 को फोकस होता है। तो एक यह होता है मुख्य फोकस और यह होता है गौण फोकस। ठीक है। अब होता है एक वक्रता केंद्र भी होती है, एक वक्रता केंद्र इधर होता है, एक वक्रता केंद्र से इधर भी होता है। तो फिलहाल हमको अभी वक्रता केंद्र से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ऐसे अनंत से किरण आ रही उससे मतलब है। तो इसमें हम ओनली 1 फोकस को दिखा रहे हैं। एक फोकस इधर भी होता है और एक फोकस ऐसे इसमें इधर भी होता है। इसमें F1 के द्वारा दिखाते हैं, इसको F2 के द्वारा क्या करते हैं? दिखाया जाता है। अब देखिए बच्चों, अब किरण अनंत से आई। कहां से किरण आएगी? अनंत से। तो याद रखिएगा अनंत से जो किरण चलती है वह समांतर होती है। आपको पता होगा, पिछले वीडियो हम लोग बात कर चुके थे इस पर से। तो अनंत से जो किरण चलती क्या होती है? वो एकदम ऐसे है ना, समांतर चलती है। तो देखिए 2 किरण चलेगी। पहला किरण जो चलेगी वह चलेगी प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। और दूसरा किरण देखिए बच्चों क्या होगी? उसी के समांतर आएगी। किससे? फोकस से होकर आएगी उसके समांतर। और जब यह से यहाँ से अपवर्तित होगी तो क्या होगी? वह ऐसे ऐसे करेगी कि बस न लगेगा प्रधान के समांतर जा रही है और फोकस के नीचे जाके कटेगी। कहाँ कटेगी? फोकस के। तो देखिए बच्चों, यह प्रकाश केंद्र से जो किरण निकलती है वह एकदम सीधी निकल जाती है। ये आपको पता होगा, प्रकाश केंद्र से होकर जब भी कोई किरण गुजरती है तो वह मोटी नहीं है, अपनी सीध में क्या होती है? आईक्यू निकल जाती है। लेकिन बात करते हैं फोकस से जब किरण आ रही है, अब यह क्या होगा? फोकस से निकल रही है तो प्रधान के समांतर लौटेगी। जब लौटती है तो यह किरण क्या करती है? पहले का जो किरण है उसको कहीं ना कहीं पे काटती है। तो जहां पे काटेगी उसके ऊपर में देखिए एक बार से, तो यहाँ पे होता है फोकस रहता है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है फोकस पे किरण जाकर क्या होगा? कटेगी। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। बच्चों यह ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब हो गया जब वस्तु अनंत पर स्थित रहती है तब। याद रखिएगा जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? लेंस के दूसरी ओर फोकस से बनता है। क्या बनता है? फोकस से बनेगा। अब देखिए बच्चों, यह प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। प्रधान अक्ष क्या हो रहा है? नीचे बन रहा है। इसका मतलब है प्रधान अक्ष नीचे बना है तो पक्का यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर आता है तब यह काल्पनिक होता है। तब प्रधान अक्ष से नीचे बनना ये क्या होगा? वास्तविक होगा। तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है? फोकस पे बनता है। पहली बात तो याद रखिएगा क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। दूसरी बात कि कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। बच्चों कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो पहला हो गया कि अब फोकस से बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? तो वह वास्तविक होगी। इतना ही नहीं बच्चों, वह छोटा भी होगा। क्या होगा? छोटा भी होगा। तो आपने क्या देखा कि जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है और कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है। याद रखिएगा। चलते हैं आप ऐसे है ना, दूसरी स्थिति देखते हैं जब वस्तु कहां पे होगा? अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। अब वस्तु लिखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। कहां हो? वक्रता केंद्र के बीच हो। ध्यान दीजिए बच्चों, जब वस्तु अनंत और क्या हो? वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच हो। तो हम लोग प्रारंभिक जो प्रथम स्थिति था उनका अवलोकन कर चुके हैं, उसको देख चुके हैं कि वस्तु जब अनंत पर रहती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब हम लोग सेकेंड में देखने वाले हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होगा, कहाँ होगा वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होगा। तो देखिए उसका फिगर कैसे बनेगा कि अनंत और वक्ता केंद्र में रहती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, उसको हम लोग ऐसे फिगर के द्वारा देखेंगे। तो आपको पता ही होगा कि यह भी है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का एक फिगर बनाना पड़ेगा हमें। तो चलिए यह उत्तल लेंस हो गया, यह हो गया इसका द्वारक हो गया, क्या हो गया द्वारक। तो देखिए बच्चों यह जो हुआ ये हुआ प्रधान अक्ष, क्या हुआ प्रधान अक्ष हो गया, XY प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। अब देखिए यह हो गया प्रकाश केंद्र। अब देखिए बच्चों यहाँ पर वक्ता केंद्र की चर्चा हो रही है, इसका मतलब हमको वक्ता केंद्र को भी दिखाना पड़ेगा। क्या करना होगा, वक्ता केंद्र को भी दिखाना होगा। तो चलिए मुझे दिखाते हैं, कोई बात नहीं है। ये F1 हुआ, F2 हुआ, C1 हो गया और क्या हो गया C2 हो गया। अब देखिए बच्चों कह रहा है वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच है, यही पॉइंट पकड़ने वाला है। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु है, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, तो अनंत तो हो गया इधर और वक्ता केंद्र यह हो गया, इसका मतलब वस्तु यहाँ पे खड़ा करेंगे। तो एक वस्तु यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए वस्तु है AB, क्या वस्तु है AB का नाम लेते हैं AB। यहाँ से दो किरण चलेगी, पहला किरण प्रधान के समांतर चलेगी जो फोकस होकर क्या होगी निकल जाएगी, फोकस होकर निकल जाएगी। पहला किरण समांतर चलेगी जो फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरा किरण बच्चों याद रखिएगा वो प्रकाश केंद्र से होकर चलेगी, कहाँ से चलेगी प्रकाश केंद्र से। और देखिए वो किरण चल रही है और दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटी, दूसरी किरण चली और वो देखिए प्रकाश किरण चली, वो किरण कहीं मूर्ति नहीं, आपको पता ही होगा, सीधे निकल के दोनों। देखिए यह प्रारंभिक किरण है और यह दूसरी किरण है, दोनों किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटी है। देखिए गौर से दोनों किरण एक दूसरे को काट रही है, वह स्थान है वक्ता केंद्र के बीच में है, ठीक है। तो देखिए बच्चों जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी बनता है और फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में। बिल्कुल फिगर से स्पष्ट है कि फिगर के द्वारा बता रहे हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, इससे बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किरण फिर सबको समझा देते हैं। किरण एक बार चली वो फोकस होकर निकल गई, दूसरा किरण चली प्रकाश केंद्र से, प्रकाश किरण चली है वह सीधी निकल गई। दोनों अपवर्तित किरण जो है एक दूसरे को यहाँ पे काटी है, जो स्थान फोकस और वक्ता केंद्र के बीच का है, फोकस से क्या वक्ता केंद्र के बीच का है, तो दोनों के बीच में कटा है। इसका मतलब है जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, लेंस के दूसरी ओर बनता है। और बच्चों आपको पता होगा इसके तुलना में यह प्रतिबिंब जो होगा वह छोटा होगा, क्या होगा छोटा। ऐसा नहीं सोचिए कि दोनों बराबर, बराबर नहीं है, अति अल्प उससे छोटा जरूर होगा, थोड़ा छोटा जरूर होगा, लेकिन ऐसे ही छोटा दिखने में अभी लग रहा है कि सेम, लेकिन है नहीं ऐसा, वो छोटा ही बनता है। तो याद रखिएगा वस्तु AB हो गया, इसका प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश, क्या प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। तो ध्यान दीजिए बच्चों AB वस्तु हुआ उसका प्रतिबिंब बना A डैश B डैश। तो पहला जब वस्तु अनंत वक्ता केंद्र के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच। याद रखिएगा यह कब स्थिति है, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रहता है तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। और कैसा बनता है तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। इतना ही नहीं, वास्तविक होगा तो क्या हो, तो छोटा क्या कहते हैं उल्टा होगा ही, वास्तविक होगा तो क्या होगा उल्टा भी होगा, क्योंकि प्रधान जी नीचे बन रहा है तो क्या होगा उल्टा होगा। और याद रखिएगा वह छोटा भी होगा, वो क्या होगा छोटा भी होगा। तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु है ना वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु की तुलना में क्या होता है छोटा होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम बात करेंगे तीसरी स्थितियां, जब वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पे रहेगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरी स्थितियां। देखिए बच्चों अब तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ रहेगा, वक्ता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर। देखिए बच्चों वस्तु कहाँ है, वक्ता केंद्र पर। तो वक्ता केंद्र पे जैसे पिछले फिगर भी ना है ना, क्या कहते हैं, जैसे हम पिछला फिगर बनाया है उस फिगर में भी देखे हैं कि एक उत्तल लेंस खींचे थे, तो इस फिगर में भी हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस खींचेंगे। ठीक है, यह हो गया द्वारक, यह हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया फोकस F1, ये वक्ता केंद्र C1, फोकस F1 F2 और वक्ता केंद्र C2। देखिए बच्चों वस्तु कहाँ पर, और यह है प्रकाश केंद्र। वस्तु कहाँ पर है,
स्थिति इसका क्या है, वक्रता केंद्र। कहाँ पे है, वक्रता केंद्र, एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर है। तो याद रखिए इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए वस्तु को खड़ा करते हैं वक्रता केंद्र पर। मान लेते ये वस्तु है, यहाँ से दो किरण चलेगी, पहला किरण चलेगी प्रधान के समांतर जो फोकस होकर निकल जाएगी, दूसरा किरण जो चलेगी वो चलेगी प्रकाश केंद्र से। कहाँ चलेगी, प्रकाश केंद्र से चलेगी, और वह इससे क्या होगी, पहला जो अपवर्तित किरण उसको कहीं ना कहीं पर काटेगी। जहां पे काटेगी ठीक उसको देखिएगा बगल में, तो उसी के ऊपर में क्या होगा, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो याद रखिएगा जब ऐसे कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। क्या बनता है, वस्तु के बराबर आकार का, अर्थात इसकी ऊंचाई यदि 5 सेंटीमीटर हो तो यह भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो यह वस्तु हो गया ए बी वस्तु हो गया, तो उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश, उसका प्रतिबिंब बन गया। प्रधान अक्ष के नीचे है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वस्तु की तुलना में क्या होगा, छोटा वाला नहीं होगा, बराबर आकार का होगा। क्या होगा, बराबर आकार का होगा। तो याद रखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है, पहली बात। दूसरी बात, यह वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तीसरा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, बराबर आकार का। याद रखिएगा वस्तु के बराबर का, वास्तविक भी बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। हाँ, उल्टा बनेगा, क्योंकि वास्तविक है तो क्या होगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। इस बात को याद रखिएगा। तब वस्तु के बराबर आकार का। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ देता है परीक्षा में कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखी जाती है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बने। तो याद रखिएगा वह स्थिति हो गया वक्रता केंद्र। क्या हो गया, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर जब किसी वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के बराबर आकार का ही बनता है, वास्तविक बनता है। अब वस्तु है ना क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु छोटा नहीं होता है, वस्तु के बराबर आकार का। 6 स्थितियां होगी। 6 स्थिति में यह स्थिति एक ऐसी है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है, और जहां पे रखते हैं वहीं पर बनता है, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनता है। यहाँ पर इस रखे हैं तो लेंस के दूसरी ओर इसका वक्रता केंद्र बन गया है। तो 3 स्थिति के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब वस्तु कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, तो होगा चौथी स्थिति। अब देखिए बच्चों चौथी स्थितियां, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो। देखिए बच्चों यह हुआ उत्तल लेंस, यह हुआ द्वारक, यह हुआ प्रधान अक्ष, यह हुआ प्रधान अक्ष, यह हो गया प्रकाश केंद्र, यह हो गया फोकस, यह हो गया वक्रता केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र। तो F1 C1 F2 C2। देखिए बच्चों वस्तु कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में। वस्तु कहाँ रखाएगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखाएगा। तो देखिए बच्चों वस्तु को रखते हैं वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा गया वस्तु। मान लेते वस्तु कौन है, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु है। वस्तु 2 किरण चलेगी, पहला किरण प्रधान के समांतर चलेगी, समांतर जो फोकस होगा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दूसरा किरण चलेगी कहां से, तो वो चलेगी प्रकाश केंद्र से चलेगी। कहां चलेगी, प्रकाश केंद्र से, और वो निकल के वो देखिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेगी। देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटे, कहाँ पे काटा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काटी है। ठीक है, यहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश। देखिए पहला किरण चली ऐसे निकल गई, दूसरा किरण चली प्रकाश केंद्र से और वह ऐसे निकल गई। दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटी, तो यही क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और देखिए ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा है, ध्यान दीजिए यहाँ से। अब प्रतिबिंब बड़ा होते जाएगा, अब प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। तो यहाँ से देखिए प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी जाती है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, लेंस की दूसरी ओर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। और याद रखिए क्या, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा, लेकिन वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। क्या होगा, वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। इस बात को याद रखिएगा। लेंस के दूसरी ओर बनेगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। क्या बनेगा, अनंत के बीच। इस बात को याद रखिए। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनता है। और वक्रता केंद्र अनंत के बीच बनेगा, कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा वास्तविक बनेगा।
कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा होगा। अब वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो याद रखिए बच्चों, जब से पूछा जाए कि जब कोई वस्तु वक्ता के अंदर फोकस के बीच होती है तो उसकी स्थितियां कैसी होती है, तो जब कोई वस्तु वक्ता के अंदर फोकस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्ता के अंदर और अनंत के बीच बनता है। वह वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे पांचवी स्थिति, जब वस्तु कहाँ रहेगा, अब वस्तु फोकस पर रहेगा। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो, जब वस्तु कहां हो, फोकस पर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अब वस्तु कहां है, फोकस पर है, तो यह हो गया उत्तल लेंस। ये क्या हुआ, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, यह हुआ उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए यहां पर, यह हुआ उत्तल लेंस। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अच्छा से यदि देखिएगा, स्किप वीडियो को नहीं कीजिएगा, ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छा से उसको गौर से देखिए। और यह हो गया प्रकाश केंद्र, ये क्या हो गया, प्रकाश केंद्र। यह हो गया प्रधान अक्ष, यह हो गया प्रकाश केंद्र। वस्तु कहाँ है, तो फोकस पर है। वस्तु कहाँ है, फोकस पर। तो चलिए हम लोग फोकस को दिखाते हैं। वस्तु कहाँ है, फोकस पर। यह हो गया फोकस, F1 F2, ये हो गया C1 C2। ठीक है, वस्तु आप फोकस पर, एग्जैक्ट एकदम फोकस पर ही है। चलिए फोकस पर वस्तु खड़ा करते हैं, फोकस पर खड़ा हो गया, मान लेते हैं ना ये फोकस पर ही वस्तु खड़ा है। अब देखिए यहां से दो किरण चलेगी, पहला किरण प्रधान के समांतर चलेगी, वह किससे होकर निकलेगी, वह निकलेगी फोकस होकर निकल जाएगी। दूसरा किरण देखिए यहाँ प्रकाश केंद्र से चलेगी, वह निकल जाएगी। गौर से आप देख सकते हैं ये दोनों किरण कहीं कटेगी, बताइए क्या ये दोनों किरण कहीं काटेगी, कभी नहीं काटेगी। दोनों किरण एकदम समांतर जा रही है। कहाँ जा रही है, समांतर। और समांतर किरण एक दूसरे को नहीं काटती है, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों किरण अनंत पर जाके कटेगी। कहाँ पे जाके कटेगी, अनंत पर जाके कटेगी। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है, उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनता है। क्या बनता है, अनंत पर बनता है। और अनंत बनेगा वह वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु की तुलना में काफी क्या होगा, बड़ा होगा। तो याद रखिएगा, जब वस्तु फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। क्या बनेगा, अनंत पर बनेगा। और वस्तु से काफी बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा ही नहीं, वह काफी बड़ा होगा, वास्तविक भी बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक भी बनेगा। और इससे उल्टा भी होगा, क्योंकि वास्तविक बनेगा तो उल्टा होवे करेगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होवे करेगा। अब वस्तु से बड़ा होगा, बड़ा ही नहीं काफी बड़ा, क्योंकि अनंत पे बहुत दूर होता है और वहां प्रतिबिंब जो बनता है वहां पे करता है ना, वस्तु जो होता है बहुत बड़ा होता है, इसका जब है ना प्रतिबिंब बनेगा वो काफी बड़ा बनेगा। क्या होगा, काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, तो अनंत पर बनेगा। तो जब कोई वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब कोई वस्तु फोकस पर रखती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत पर बनता है। क्या बनता है, अनंत पर बनता है। और वह काफी बड़ा होता है, वास्तविक भी होता है, और क्या होता है, उल्टा भी होता है। इस बात को याद रखिएगा। तब 5 स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। अभी तक हमने जो 5 स्थितियां पढ़ी हैं, इसमें क्या देखे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बना है। क्या बना है, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बना है। अब जो हम लोग 6ठी स्थिति देखने वाले हैं उससे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो वह 6 स्थितियां में से मात्र एक ही स्थिति ऐसा है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अन्यथा 5 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बना है, वास्तविक ही बना है, और वास्तविक बनता ही है। और 6ठी स्थिति जो होता है वही काल्पनिक होता है, जो हम फिगर के द्वारा एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझाएंगे कि कैसे काल्पनिक बनेगा। तो अब 6ठी स्थिति है, जब वस्तु कहां होगा, जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र के बीच होगा। जब वस्तु फोकस और वक्ता केंद्र नहीं, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच होगा। 6ठी स्थिति, जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वस्तु कहां रहेगा, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रहेगा। ठीक है, यह हुआ 6ठी स्थिति। ध्यान दीजिए क्योंकि काल्पनिक बनने वाला, इसलिए अच्छा से ध्यान दीजिएगा। यह हो गया उत्तल लेंस, यह हो गया प्रधान अक्ष, यह हुआ द्वारक, यह हुआ प्रकाश केंद्र, यह हुआ प्रकाश केंद्र। अब देखिए बच्चों
यह हुआ फोकस F1, फोकस F2, प्रकाश केंद्र C1 और है ना प्रकाश केंद्र C2। बच्चों यह हुआ F1, यह हुआ F2, यह हुआ C1 और यह हुआ C2। तो यह प्रकाश केंद्र हो गया O, वक्ता केंद्र हो गया C1, वक्ता केंद्र हो गया C2, दो वक्ता केंद्र होता है, फोकस F1 और क्या हो गया F2। अब वस्तु यहाँ पर क्या है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में है। तो देखिए फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं। बच्चों याद रखिएगा, यह स्थिति ऐसा है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं काल्पनिक बनता है। और अभी तक जो भी प्रतिबिंब बना है वह लेंस के दूसरी ओर बना है, लेकिन यह जो स्थिति ऐसा है इसमें वस्तु का प्रतिबिंब लेंस क्या है ना, लेंस के दूसरी ओर नहीं वस्तु की ओर ही बनेगा। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो यह हो गया वस्तु ए बी, यहां से दो किरण चलेगी। पहला किरण चलेगी जो प्रधान के समांतर, पहला किरण प्रधान के समांतर चलेगी जो फोकस से होकर निकल जाएगी, फोकस से क्या होगी, निकल जाएगी। तो पहला किरण चली वो निकल गई। दूसरा किरण चलेगी प्रकाश केंद्र से, ध्यान दीजिए गौर से, ये चली प्रकाश केंद्र से। दूसरा किरण चलेगी वह चलेगी प्रकाश केंद्र से। देखिए गौर से, ये दूसरा किरण, क्या दोनों किरण कहीं पर काटेगी, बताइए क्या दोनों किरण लग रहा है कि कहीं पर काटेगी? बिल्कुल नहीं, ये दोनों किरण आगे कहीं भी बढ़ा देंगे, कहीं नहीं कटेगी, कहीं नहीं कटेगी। अब इसको क्या करते हैं, पीछे क्यों बढ़ाते हैं, पीछे क्यों बढ़ाएंगे तो डिटो लाइन से बढ़ाएंगे। किस लाइन से, डिटो लाइन से बढ़ाएंगे। तो पीछे क्यों बढ़ गया, डिटो लाइन से। तो देखिए बच्चों जब इसे पीछे क्यों बढ़ाया जाता है, जब इसे हम पीछे क्यों बढ़ाते हैं तो देखते हैं ये कहीं ना कहीं पे जाके एक जगह करती है, एक जगह क्या होती है, वह करती है, कहीं ना कहीं करती है। यहीं पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया वस्तु ए बी, यह प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश। अब देख सकते हैं कि यह प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बना है तो पक्का यह काल्पनिक होगा। प्रधान अक्ष क्या है, ऊपर है, तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखी जाती है, जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। क्या बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है और वह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होगा तो सीधा होगा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। वस्तु क्या होता है, बड़ा होता है। तो याद रखिए बच्चों, आप कैसे छठी स्थिति भी देख चुके हैं जिससे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। अभी तक जो भी प्रतिबिंब बना था इससे पहले वो 5 स्थितियां जो था वह वास्तविक के लिए था, और ये छठी स्थिति जो है वही क्या है, वह काल्पनिक बना है। तो वस्तु को कहां कहां रखे हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा कैसा बना है, आपने इस वीडियो में यहां तक अभी तक सीख चुके हैं। अभी और भी है ना, बाकी है, बहुत कुछ बाकी है इसमें। तो पहला स्थिति था जब वस्तु कहां था, अनंत पर था, तो उसका प्रतिबिंब कहां बना है, तो लेंस के दूसरे फोकस पे बना है। दूसरा स्थिति था जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में था तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्ता के दो फोकस के बीच में बना हुआ था। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्ता केंद्र पे था तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्ता केंद्र पे ही बना हुआ था। चौथा स्थिति में जब वस्तु वक्ता केंद्र फोकस के बीच में था तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र अनंत के बीच में बना है। पांचवा स्थिति था जब कोई वस्तु इससे उत्तल लेंस के सामने फोकस पे था तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पे बना है। और छठा स्थिति यही है जब वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वस्तु को जब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर नहीं वस्तु है ना, बल्कि वस्तु की ओर ही बनता है और वो बनता है काल्पनिक बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक। तो हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछ दे कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पे रखते हैं, चाहे उत्तल लेंस के सामने वह स्थिति कैसी है, वह कौन सी स्थिति है, उसका स्थिति बताइए। जब वस्तु को रखा जाए वहां पर तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। तो याद रखिएगा वह स्थिति क्या हो गया, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब याद रखिएगा काल्पनिक बनेगा। तो याद रखिए बच्चों, जब कोई वस्तु इसे फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की ओर ही बनता है, वस्तु की ओर ही बनता है। वह काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा। इतना ही नहीं, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और सीधा काल्पनिक है तो सीधा तो होबे करेगा, ये बात तो पहले से भी आपको पता है।
कि काल्पनिक है तो क्या होगा, सीधा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। तो याद रखिए बच्चों, जब कोई वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के ओर ही बनता है, वह काल्पनिक होता है, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों हम लोग ऐसे उत्तल लेंस में 6 स्थिति को देख चुके हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। बच्चों तो यह तो हुआ उत्तल लेंस की कहानी। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस। किसमें पढ़ेंगे, अवतल लेंस में पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी तक आपने पढ़ा उत्तल लेंस में, अब पढ़िएगा अवतल लेंस। देखते हैं बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। टॉपिक है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि अवतल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी तक आपने सीखा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल लेंस में 6 स्थितियां कौन कौन है जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब आप लोग सीखने वाले हैं अवतल लेंस में। बिल्कुल स्पष्ट है। अगर आप वीडियो को अच्छा से देखिएगा पूरा आपको बारीकी समझ में आएगा, और यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बारीकी से चीज कैसे बनना है पूरा आपको हम समझा रहे हैं, विस्तृत जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए गौर से देखिए। अब है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है अवतल लेंस से, अब आपको हम वह समझा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपको बता दें कि अवतल लेंस में वस्तु को कहीं भी रखते हैं, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। बिल्कुल आपने सही सुना, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। वस्तु को कहीं भी रखेंगे ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात यह बहुत ही आवश्यक बात है कि अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष क्या बनता है, ऊपर बनता है। क्या बनता है, ऊपर बनता है। और अवतल लेंस में द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वस्तु की तुलना में हमेशा छोटा होगा। वस्तु की तुलना में क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो जब भी अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। वह प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच ही बनता है। तो आपको हम फिगर के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों यह है अवतल लेंस, यह हुआ अवतल लेंस, यह हुआ इसका द्वारक, और यह हो गया प्रधान अक्ष। यह क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यह हो गया प्रधान अक्ष। यह हो गया प्रकाश केंद्र। यह क्या हुआ, प्रकाश केंद्र। यह हुआ प्रधान अक्ष XY। अब देखिए बच्चों वस्तु को रख रहे हैं, यह पहले ना फोकस को दर्शाते हैं। यह होता है फोकस, यह हुआ फोकस ऐसे F1, और यह होता है F2। क्योंकि इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, उसमें मुख्य फोकस उत्तल लेंस में इस साइड होता था, लेकिन इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, इस साइड होता है। यह हुआ F1, यह हुआ F2। अब देखिए यह हो गया इससे C1, और यह क्या हो गया, C2 हो गया। यह हुआ C1 और यह क्या हो गया, C2 हो गया। यह हो गया F1 और यह हो गया F2 और यह हो गया C1 और यह क्या हो गया, C2। अब देखिए बच्चों वस्तु को कहीं भी रखेंगे ना, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र तो फोकस के पीछे बनेगा। तो देखिए बच्चों वस्तु को हम रख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ से 2 किरण चलेगी। क्या किरण, 2, आपको पहले से पता है 2 किरण चलना है। यहाँ से पहला किरण ऐसे प्रधान के समांतर चलेगी। और याद रखिएगा जो किरण इसमें प्रधान के समांतर चलती है, इसमें जो किरण प्रधान की क्या होती है, इसमें समांतर चलती है, वह क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होकर फैलती जाती है। वो इसमें फैलती जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें क्या होगी, नीचे की मूर्ति है, ऐसा नहीं। यह क्या होता है, लेंस में फैलती जाती है। उत्तल लेंस में क्या होता है, मूर्ति है, फोकस वो काटती हुई निकल जाती है। यह लेंस से क्या होती है, फैलती जाती है। पहले समझ किरण चलती है, वह फैलती है। इस प्रकार फैलती है जैसे उसको है ना, जब पीछे बढ़ा जाए लगता है जो फोकस से होकर निकल रही है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यह किरण क्या होगी, फैलेगी, तो यह ऊपर क्यों जाएगी। जब इसे पीछे के बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वह फोकस होकर क्या हो रही है, निकल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब दूसरा किरण चलेगी, देखिए बच्चों यहाँ से चलेगी, दूसरा किरण चलेगी प्रकाश केंद्र से होकर चलेगी, ऐसे चलेगी। अब वो पता ही होगा प्रकाश केंद्र से जो किरण चलती है एकदम सीधी चलती है, मूर्ति नहीं है। यहाँ पे ऐसे हल्का या तिरछा हो गया है, या अभी ऐसे या मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में चलेगी, एकदम सीधी चलेगी, सीधी, याद रखिएगा। तो यह हो गया दूसरी किरण, और यह हो गया पहली किरण जो चली ऐसे। जब इसको पीछे की बढ़ाएगा तब फोकस होकर ऐसे। अब देखिए दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटा है। देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे काटा है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में काटा है। कहाँ काटा है,
फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में काटा है। आपको हम पहले ही बता दिए थे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में। और यहाँ देख भी रहे हैं, तो वस्तु यह था ए बी, उसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब देख सकते हैं कि प्रतिबिंब प्रधान अक्ष ऊपर है, इसका मतलब पक्का या काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जब कोई वस्तु अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखी जाती है, अवतल लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच ही बनता है। वह कैसा होता है, तो याद रखिएगा, वह काल्पनिक होता है, प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, और क्या सीधा होता है, वस्तु की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। वस्तु की तुलना में छोटा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, प्रधान अक्ष ऊपर बनता है, और फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। बिल्कुल स्पष्ट है, तो इस बात को याद रखिएगा। अवतल लेंस के सामने वस्तु कहीं भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनेगा। वह कैसा होगा, तो याद रखिएगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। और क्या होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा तो होबे करेगा, लेकिन वस्तु से वह छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आपको आशा करते हैं अच्छा से समझ में आ ही गया होगा। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी तक ने आपने क्या सीखा कि उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, अर्थात उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखते हैं, उनकी विभिन्न है ना स्थितियां ऐसी कौन कौन सी है जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसकी वो भी बता दिए। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है वो भी आप लोग ऐसे सीख चुके हैं। बच्चों, अब हम लोग साबित करने वाले हैं आवर्धन सूत्र। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस पे भी। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं बच्चों, एक शब्द आया आवर्धन। फिर से आपको बता दें कि उत्तल, अभी तक आपने क्या पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं आज के इस वीडियो में कि उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, मतलब उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब आप लोग सीखने वाले हैं आवर्धन सूत्र के बारे में। हम आपको उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस, दोनों लेंस में आपको आवर्धन सूत्र साबित करके दिखाएंगे कि आवर्धन सूत्र क्या होता है, वो कैसे साबित किया जाता है। दोनों लेंस के लिए अलग अलग हम साबित करेंगे, उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस पे भी। तो हम लोग बात करेंगे पहले आवर्धन। आवर्धन, इसको इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। आवर्धन को स्मॉल एम अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, आवर्धन क्या होता है। आवर्धन, तो बच्चों आपको हम बता दें कि आवर्धन एक प्रकार का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, एक प्रकार का अनुपात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। याद रखिएगा, इस बात को अच्छा से समझ में आपको आएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत छोटा सा परिभाषा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल एम अक्षर के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसका मतलब है आवर्धन बराबर, आवर्धन जो होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु, या इसको बिंब भी बोल सकते हैं, वस्तु की ऊंचाई। इस बात को याद रखिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। आवर्धन क्या है आपको पता हो गया। आप प्रकाश का जो परावर्तन जो चैप्टर था उसमें ये पढ़े होइएगा कि आवर्धन क्या है। फिर भी आपको हम यहाँ पर ही दिखा दिए हैं कि आवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो आवर्धन जो है वह होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों। अब यहाँ पर यह जो हुआ आवर्धन हुआ, आवर्धन एक होता है, आवर्धन सूत्र आता है। आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र जो होता है वह होता है m बराबर v बटे u। इसी को हम लोग आवर्धन सूत्र कहते हैं। आवर्धन सूत्र किसे कहते हैं, तो m बराबर v बटा u को ही आवर्धन सूत्र कहा जाता है। m बराबर v बटे u, ये वो आवर्धन सूत्र। और एक होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र याद रखिएगा, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र जो होता है वो यह होता है 1 बटे v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। यह होता है बच्चों लेंस सूत्र। तो देखिए बच्चों, एक है आवर्धन सूत्र और एक है लेंस सूत्र। आवर्धन सूत्र m बराबर v बटे u होता है, यह आपको हम साबित करके दिखाएंगे। आज के इसी वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि आवर्धन सूत्र कैसे साबित किया जाता है, यह भी सीखिएगा।
दूसरा है लेंस सूत्र या लेंस स्पेशल होता है। जिस प्रकार प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें आप लोग पढ़ते हैं लेंस सूत्र में क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसमें आप लोग पढ़ते हैं दर्पण सूत्र। उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन है इसमें आप लोग पढ़िएगा लेंस सूत्र। क्या पढ़िएगा? लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v + 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र भी यही इसी जैसा है, उसमें सिर्फ प्लस रहता है। दर्पण सूत्र में 1/v + 1/u = 1/f होता है और लेंस सूत्र में 1/v - 1/u बराबर क्या होता है? 1/f होता है। और ये वो आवर्धन सूत्र m = v/u होता है और दर्पण में जो आवर्धन होता है m = -v/u होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। आवर्धन जो होता है वो दर्पण में m = -v/u होता है, लेकिन लेंस में m बराबर क्या होता है? v/u होता है। और दर्पण सूत्र जो होता है वह 1/v + 1/u = 1/f होता है, लेकिन लेंस सूत्र जो होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। अब देखिए बच्चों, आप पहले हम साबित करेंगे आवर्धन सूत्र, उसके बाद साबित करेंगे लेंस सूत्र। आवर्धन सूत्र साबित करेंगे उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस पे भी, उसके बाद साबित करेंगे लेंस सूत्र व उत्तल लेंस पे भी और अवतल लेंस पे भी। बिल्कुल स्पष्ट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम दर्पण लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र दोनों के बारे में आपको हम समझा रहे हैं कि आवर्धन सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों में विभिन्न तरीका से बताएंगे। आवर्धन सूत्र के बारे में और लेंस सूत्र के बारे में आपको हम समझाएंगे। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि आवर्धन सूत्र में अब हम लोग को है ना पढ़ने वाले हैं आवर्धन सूत्र के बारे में। तो पहले हम साबित करेंगे उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र। टॉपिक है उत्तल लेंस में साबित करो, उत्तल लेंस में साबित करो कि m = v/u, अर्थात आवर्धन जो होता है v और u का क्या होता है? अनुपात होता है। यह साबित करना है हमको उत्तल लेंस में साबित करना है। किस लेंस में साबित करना है? उत्तल लेंस में। तो हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस में साबित करेंगे कि m = v/u, अर्थात आवर्धन सूत्र को साबित करेंगे। आवर्धन सूत्र को, आवर्धन सूत्र यही होता है m = v/u। ये हम लोग साबित करेंगे उत्तल लेंस में। किस लेंस में? उत्तल लेंस में साबित करेंगे आवर्धन सूत्र। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एक सुंदर सा उत्तल लेंस का एक फिगर खींचेंगे। चलिए उत्तल लेंस का एक फिगर खींचते हैं। यह हुआ द्वारक, ये क्या हुआ? द्वारक हुआ। यह हुआ प्रधान अक्ष, क्या हुआ? प्रधान अक्ष हो गया XY। यह हो गया प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र O हो गया। देखिए बच्चों, यह हो गया प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र क्या हो गया? O हो गया। यह हो गया प्रधान अक्ष XY हो गया प्रधान अक्ष। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लेंस के सामने वस्तु को हम एक वस्तु को खड़ा कर रहे हैं, एक वस्तु खड़ा कर रहे हैं। वो वस्तु है AB वस्तु है। अब यहाँ से दो किरण चलेगी, एक प्रधान के समांतर चलेगी, जो निकलेगी तो प्रधान कहीं ना कहीं पे काटेगी, तो वह हो गया फोकस। कहाँ काटती है? फोकस पे काटती है, तो फोकस पर यह कट गई। दूसरा किरण चलेगी प्रकाश केंद्र से होकर चलेगी और कहीं ना कहीं पर यह काटेगी। देखिए दोनों किरण एक दूसरे कहीं ना कहीं पर क्या कर रही है? काट रही है। तो यह हुआ वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A', B'। तो वस्तु हुआ AB और उसका प्रतिबिंब बन गया A', B' बन गया। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला किरण चली थी, पहला किरण चली वह निकल गई, दूसरा किरण चली वह ऐसे निकल गई। दोनों किरण एक दूसरे को यहीं पे काटी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया A', B'। अब देखिए बच्चों, गौर से देखिएगा, यह प्रतिबिंब जो बना है अभी बहुत दूर बना है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना है। तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना, पक्का क्या होगा? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में वस्तु रखा होगा। फोकस और वक्ता केंद्र क्या होगा? बीच में ही होगा। वैसे अभी इसको हम दिखाए नहीं है, सिर्फ हम वस्तु को खड़ा किए हैं, इतना ही हमको मतलब है। अब यहाँ पर वस्तु AB हो गया, उसका प्रतिबिंब A', B' हो गया। वस्तु की ऊंचाई मान लेते हैं HO और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं HI। क्या मान लिए? HI। तो बच्चों, आप इस चित्र में दो त्रिभुज देख रहे हैं, ABO और A', B', O। दो त्रिभुज, पहला ABO और A', B', O, दो त्रिभुज देख रहे हैं। तो दो त्रिभुज देखिए गौर से, ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसा है? समरूप है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABO और त्रिभुज A', B', O समरूप है, ABO और A', B', O क्या है? समरूप है।
अब समरूप होता है। अब बात आ गई कि समरूप किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास दो त्रिभुज हो, जैसे देखिए गौर से, मेरे पास दो त्रिभुज है और इस दोनों त्रिभुज में यह कोण इस कोण के बराबर हो, यह दो नंबर के बराबर और तीन नंबर के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। बिल्कुल स्पष्ट है, एक ही बार में आप सीख चुके हैं कि समरूप क्या होता है। यहाँ पे वही स्थिति है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। यह कोण जो है ना इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि समूह कोण है, ये पक्का ये दो नंबर क्या होगा, इसके क्या होगा, बराबर होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह कोण क्या हो गया, इस कोण के इससे बराबर हो गया। तो यह तीनों कोण के बराबर हो गया, इससे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए ऐसे हम लिखे हैं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। नियम कहता है समरूप के सामने की भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, वह ही बराबर होता है। तो इसलिए अब देखिए, एक नंबर के सामने कौन है, ए बी है, और यह इसमें एक नंबर के सामने कौन भुजा है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए यहाँ पर दो नंबर के सामने कौन भुजा है, ओ ए है, तो ओ ए, इसमें दोनों के सामने क्या है, ओ ए डैश है, तो ओ ए डैश। तो यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटे क्या हो गया, ओ ए डैश। इसको पलटी मारते हैं तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ ए डैश बटे ओ ए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिएगा और से, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश या प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, इसको हम एच आई के द्वारा लिखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, एक ना लैंग्वेज जोड़ देते हैं, विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर, विभिन्न दूरियों ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर, देखिए बच्चों यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिए ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश क्या है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, एच आई है, और ये प्रधान से नीचे बन रहा है इसलिए माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस में एच आई हो गया। अब है ए बी देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु है, तो ये वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई क्या है, एच हो, प्रधान से ऊपर है तो ये प्लस में होगा, प्लस में ले लिए। अब देखिए ओ ए डैश, देखिए गौर से देखिए यहाँ पर ओ ए डैश, तो ये देखिए ये प्रतिबिंब दूरी है, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब दूरी, आपको पता होगा आपतित किरण की दिशा में आपकी की दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो देखिए ना आपतित किरण इधर है और हम लोग दूरी भी उधर माप रहे हैं, इसलिए प्लस में होगा। तो ओ ए डैश या प्रतिबिंब दूरी है, और याद देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होता है वो प्लस में होता है, किसमें होता है, प्लस में होता है। तो यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, और ओ ए डैश इसलिए हम लोग लेंगे प्लस में। ये हो गया प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी के द्वारा डिनोट करते हैं, वो प्लस में होता है, तो प्लस लिखा नहीं जाता है। अब है ओ ए क्या, वस्तु दूरी है, यह क्या है, वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, तो यह हो गया माइनस में यू। अब देखिए यहाँ से गौर से माइनस एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे क्या हो गया यू, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाएगा। आपको पता होगा एच आई बटे एच ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, तो एम बराबर क्या हो गया, भी बटे यू हो गया। यह हो गया बिल्कुल स्पष्ट रूप से साबित हो गया। बच्चों हमको यही साबित करना था, एम बराबर भी बटा यू, या आवर्धन सूत्र में हमको यही बात साबित करना था, जो हमने साबित कर दिया। तो आपने क्या देखा कि उत्तल लेंस में साबित करना था आवर्धन सूत्र एम बराबर भी बटे यू, वो आपके सामने उपस्थित हो चुका है कि किस प्रकार वो साबित होता है, आपको अच्छे से समझा दिया गया। तो इसमें एक फिगर खींचे हैं, दो त्रिभुज को समरूप किए हैं, वहां से चिन्ह से संकेत लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिए हैं, प्रूफ मार दिए हैं कि एम बराबर क्या होता है, भी बटे यू होता है। यह हुआ उत्तल लेंस में, किस लेंस पे हुआ, उत्तल लेंस पे। अब हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस में, किसमें, अवतल लेंस में। तो बच्चों यह हुआ उत्तल लेंस में, किस लेंस में हुआ, उत्तल लेंस में। तो हम लोग उत्तल लेंस में आवर्धन सूत्र को साबित करना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस में, किस लेंस में, अवतल लेंस में। तो देखिए बच्चों आपको हम सिखा रहे हैं अब अवतल लेंस में कि अवतल लेंस में कि आवर्धन सूत्र को कैसे साबित किया जाता है। तो अभी आपने सीखा उत्तल लेंस में, अब आप सीखिएगा अवतल लेंस में। तो देखिए अवतल लेंस में कैसे हम लोग आवर्धन सूत्र को साबित करते हैं। अब हुआ आवर्धन सूत्र साबित हो रहा है अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में साबित करने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा, एगो अवतल लेंस का फिगर खींचना होगा। चलिए यह हुआ अवतल लेंस का फिगर हो गया, यह हो गया द्वारक, क्या हुआ, द्वारक। यह हुआ प्रधान अक्ष, यह क्या हुआ, प्रधान अक्ष।
एक्स वाई हो गया प्रधान अक्ष। अब देखिए बच्चों, यह हुआ प्रकाश केंद्र, यह हुआ प्रकाश केंद्र, यह हुआ फोकस F1, यह हुआ फोकस F1, यह हुआ क्या हुआ वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया C1, यह फोकस हो गया। इस जहाँ पे F1 नहीं लगाते, 1 2 नहीं, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ फोकस हो गया F, यह हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए अवतल से वस्तु कहीं भी रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच ही बनता है। तो चलिए वस्तु को अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, अवतल के सामने यहाँ पे वस्तु को खड़ा कर रहे हैं। वस्तु हो गया ए बी, दो किरण चलेगी, पहला चलेगी प्रधान के समांतर, वह आई की ओर निकल जाएगी, ऐसे लगेगी जैसे वह ऐसे किससे निकल रही है, ऐसे पीछे को जब बढ़ाएंगे तो फोकस से होकर निकलती मालूम पड़ेगी। तो पहला किरण ऐसे निकल गई, दूसरा किरण जो है वो ऐसे जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे यह निकल जाएगी प्रकाश केंद्र से। और याद होगा प्रकाश केंद्र से जो किरण निकलती है वो एकदम सीधी, दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटी है, ध्यान दीजिए यहाँ पे काटी है, यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, यह हुआ वस्तु का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश। यहाँ पर ए बी वस्तु था और उसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। चूंकि यह अवतल लेंस है इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक बना भी है, वस्तु से छोटा ही बनेगा, प्रधान से ऊपर है, और ये वस्तु क्या होगा, सीधा भी होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने दो त्रिभुज है ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। क्या है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब वो पीछे ही बता चुके हैं, समरूप जब होता है तो उसके क्या होता है, बराबर कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर जो फिगर बना, चूंकि ये फिगर छोटा है इसलिए आपको हम बगल में फिगर बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ऐसा फिगर को है ना हम, यह जो फिगर से बना हुआ है इसको अलग से बनाकर दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी तो ए बी ले लिए, यहाँ पे ए डैश बी डैश है तो ए डैश बी डैश ले लिए, यहाँ पे ओ है तो ओ। अब देखिए ये जो त्रिभुज से बन रहा तो वो त्रिभुज को हम अलग उसका फिगर बना के आपको हम समझा रहे हैं। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ क्या है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ हमारे पास दो ऐसे समरूप त्रिभुज है। तो ये कैसे समरूप यह दिखा रहे हैं, यह 90, यह 90, यह कोण उभयनिष्ठ, यह कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, यह हो गया 90 90, एक कोण उभयनिष्ठ, इसका मतलब ये दो नंबर क्या होगा, ये दो नंबर के बराबर होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो तीनों कोण के बराबर हो गया दोनों त्रिभुज में, इससे दो त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तीसरे लिखा त्रिभुज इतना और इतना क्या है, समरूप है। अब क्या होगा, समरूप होगा तो बराबर भुजाओं का, बराबर कोणों के सामने की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 90 डिग्री को छोड़ देना है, एक नंबर लीजिए, तो एक नंबर के सामने देखिए कौन सा है, भुजा है, बड़ा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज में एक नंबर सामने कौन सा भुजा है, ए बी है, तो लिखेंगे ए बी। अब देखिए दूसरा त्रिभुज है ना, छोटा सा त्रिभुज है, उसमें एक नंबर सामने कौन भुजा है, ए डैश बी डैश, लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब देखिए बड़ा सा त्रिभुज में दो नंबर के सामने कौन भुजा है, ओ ए, लिखेंगे ओ ए। छोटा सा त्रिभुज देखिए दो नंबर सामने कौन सा भुजा है, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश, बिल्कुल स्पष्ट है। अब इसको क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं, पलटी मारेंगे तो ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डैश बटे क्या हो जाएगा, ओ ए, क्या होगा, ओ ए डैश बटे ओ ए। अब क्या करेंगे, ये सब जितना दूरी जब ऊंचाई सब है ना, ये विभिन्न दूरियों का ऐसे चिन्ह सहित संकेत लेंगे, लिखेंगे विभिन्न दूरियों एवं ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर, चिन्ह सहित क्या लेने पर, संकेत लेने पर। तो ये बच्चों तो ए डैश बी डैश, पहले एक बात इसमें छूट गया, मिस्टेक हो गया। यह वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई को एच ओ बोलते हैं, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच आई। इसको हम दिखा दिए, यही छूटा हुआ था जो स्पष्ट हो गया। देखिए बच्चों लिखे हैं विभिन्न दूरियों ऊंचाइयों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर। तो देखिए ए डैश बी डैश या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रधान अक्ष के ऊपर इसलिए प्लस में होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया एच आई। ए बी वस्तु की ऊंचाई है, प्रधान के ऊपर है, यह हो गया एच ओ, यह भी है ना प्लस में होगा। अब ओ ए डैश देखिए ना, आपतित किरण की दिशा उधर है और यह प्रतिबिंब की है ना, जब दूरी की दिशा इधर है, तो ओ ए डैश यह प्रतिबिंब दूरी है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो ऋणात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो इधर आ गया तो ओ ए डैश यह ऋणात्मक का प्रतिबिंब है, तो माइनस में भी
ओ ए देखिए वस्तु दूरी है। अब वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो माइनस में यू, माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, एच आई बटे एच को हम लोग क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। तो एम बराबर क्या हो गया, साबित भी बटा यू। यही बात हम लोग क्या करना था, साबित करना था। अब हम लोग सीख चुके हैं अवतल लेंस में भी कि आवर्धन सूत्र क्या होता है, उसको कैसे साबित किया जाता है। तो आपके सामने उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, आपसे यदि कहा जाए कि इसमें आवर्धन सूत्र को साबित कीजिए, आराम से बिंदास साबित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख ही रहे हैं कि कैसे साबित किए, चुटकी में साबित हो जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यह हुआ अवतल लेंस में। अब इससे जस्ट थोड़ा देर पहले 5-7 मिनट पहले आपको साबित करके दिखाया उत्तल लेंस में, और अभी आपको दिखा रहे हैं अवतल लेंस में कि अवतल लेंस में भी साबित हो गया कि आवर्धन सूत्र एम बराबर वी बटे यू होगा। तो एक बात आपके सामने एकदम स्पष्ट हो चुका है कि वास्तव में आवर्धन सूत्र यही होता है, एम बराबर वी बटा यू। यही बात हमको क्या करना था, साबित करना था। उत्तल लेंस में भी आप सीख चुके हैं और अवतल लेंस में भी। तो देखिए बच्चों, अब हुआ अभी तक आपने सीखा आवर्धन सूत्र के बारे में। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक ही वीडियो में आपको सभी बातें सिखा दिया जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र थोड़ा इससे टॉप है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो यह हुआ आवर्धन सूत्र, आप सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे लेंस सूत्र को, इसको देखेंगे लेंस सूत्र को, ठीक है। तो देखिए चलते हैं लेंस सूत्र सीखने कि लेंस सूत्र में क्या होता है, कैसे लेंस सूत्र को साबित किया जाता है। अब हम लोग ऐसे उसी को जानने वाले हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग लेंस सूत्र साबित करेंगे। उत्तल लेंस में पहले साबित करेंगे, उसके बाद अवतल लेंस में। ध्यान से देखो, पूरा अच्छा से समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग सीखेंगे उत्तल लेंस में, किसको सीखेंगे, उत्तल लेंस में। उसके बाद हम साबित करेंगे अवतल लेंस में लेंस सूत्र को। किस सूत्र को, लेंस सूत्र को। तो अभी हम उत्तल लेंस में साबित कर रहे हैं। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस में साबित करो कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस में साबित करो कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। उत्तल लेंस में साबित करो कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। या इसी को दूसरा ढंग से लेंस सूत्र साबित करें। दूसरे ढंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तल लेंस में ऐसे लगा देगा, इसमें उत्तल लेंस में लेंस सूत्र साबित करें। अर्थात उत्तल लेंस में लेंस सूत्र साबित करना है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ लेंस सूत्र साबित करना। क्या करना है, लेंस सूत्र, उत्तल लेंस की सहायता से लेंस सूत्र साबित करना है। लेंस सूत्र का सूत्र क्या हो गया, तो 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। यही होता है लेंस सूत्र। देखिए हम लोग साबित करेंगे रहे हैं, उत्तल लेंस में साबित कर रहे हैं। उत्तल लेंस में आप लोग सीखिएगा लेंस सूत्र को। तो क्वेश्चन यही हुआ, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। उत्तल लेंस में साबित करना है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए यह एक उत्तल लेंस का, सर्वप्रथम एक फिगर खींचेंगे। यह हुआ उत्तल लेंस। यह कैसा लेंस हुआ, उत्तल लेंस। यह हुआ प्रधान अक्ष। ये क्या हुआ, प्रधान अक्ष। यह हुआ उत्तल लेंस, इसमें होगा प्रधान अक्ष XY। यह हो गया प्रकाश केंद्र। तो देखिए लेंस के सामने वस्तु ए बी खड़ा कर रहे हैं, लेंस के सामने वस्तु ए बी रख रहे हैं, ए बी वस्तु हो गया। अब यहां से 2 किरण चलेगी, पहला किरण प्रधान के समांतर चलेगी, जो लेंस से अपवर्तित होकर फोकस पर काटती हुई बाहर निकल जाएगी।
इसका मतलब यह क्या हो गया, फोकस हो गया। दूसरा किरण जो होगी वह प्रकाश केंद्र से चलेगी, प्रकाश केंद्र से, और दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पर क्या करेगी, काटेगी, यहाँ पे काटेगी। यह हो गया वस्तु से, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ए डैश ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश उसका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं कि आपतित किरण जो था वह है ना बी डी था, वो क्या था, बी डी। यहाँ पर यह हो गया बी डी। गौर से देखिए, पहले फिगर को अच्छा समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझने में बनाने में सुविधा होगी। यह हुआ उत्तल लेंस में अभी हम साबित कर रहे हैं लेंस सूत्र को। गौर से देखिएगा, उत्तल लेंस में हम साबित कर रहे हैं लेंस सूत्र को साबित कर रहे हैं। 1/b माइनस 1/u बराबर है 1/f। गौर से देखिए वीडियो को, अच्छा से फिगर को देखिए। यह हुआ उत्तल लेंस, वस्तु ए बी को खड़ा किए हैं, यहाँ पे फोकस है ना, पहला किरण चली है, फोकस से काट निकल गई, दूसरा किरण प्रकाश केंद्र से चलती है, यहाँ पे काटी, दोनों किरण यहाँ पे काटी, तो यह भी बना वस्तु का प्रतिबिंब। तो ए बी वस्तु हुआ, उसका प्रतिबिंब हो गया, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब हो गया। तो इसमें भाषा कुछ लिखना होता है, वो आप लिख सकते हैं कि माना कि एल एक उत्तल लेंस है, माना कि एल क्या है, उत्तल लेंस है, इसमें प्रकाश केंद्र हो, फोकस एफ तथा प्रधान अक्ष क्या है, XY है। लेंस के सामने वस्तु ए बी रखी गई है, जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब या क्या कहते हैं, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश लेंस के दूसरी ओर बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक नहीं है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब हम लोग साबित करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या है, जिसके साथ साबित करेंगे लेंस सूत्र को। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम यहाँ पर हम दो त्रिभुज को देख रहे हैं, प्रमाण साबित हो रहा है, प्रमाण। यहाँ पर हम दो त्रिभुज को देख रहे हैं। पहला त्रिभुज है वह ए पी ओ और दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। गौर से देखिए फिगर को, आपको अच्छा है ना, इससे समझ में आएगा। अगर स्पष्ट से नहीं देखिएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आया ए बी, कहाँ से गया बी सी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए गौर से देखिए, इसको ध्यान दीजिए, बोर्ड पर बारीकी से देखने का प्रयास कीजिए, तब जाके आप भी साबित कर सकते हैं मेरे जैसा ही लेंस सूत्र, हमसे भी अच्छा साबित कर सकते हैं। इसलिए गौर से देखिए, तो यहाँ पे ए पी ओ और ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे दो समरूप त्रिभुज है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। क्या है, समरूप है। देखिए गौर से, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ए पी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन चूंकि त्रिभुज ए बी और ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है। अब हम इसका ना, ये जो फिगर इसमें घच लग रहा है फिगर, इसको अलग से खींच के आपको बताएंगे, तब अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसका फिगर ऐसे है, यह हुआ ए बी ओ, यह हुआ ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे हो गया ए बी ओ और क्या हुआ, ए डैश बी डैश ओ। देखिए गौर से, इसको भी फिगर को भूलिए, अभी इस फिगर को देखिए। यहाँ पे 90 के बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा, 2 नंबर क्या होगा, 2 नंबर के बराबर होगा, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 नंबर के सामने की भुजा को देखिए, तो 1 नंबर के सामने भुजा कौन है, ए बी, लिखते हैं ए बी, बट इसमें देखिए 1 नंबर के सामने कौन भुजा है, ए डैश बी डैश, यह हो गया ए डैश बी डैश बराबर। इसमें 2 नंबर के सामने भुजा को देखिए ओ ए, तो ओ ए, इसमें 2 नंबर के सामने भुजा को देखिए क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। तो अभी हम दो त्रिभुज लिए थे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, इसकी सहायता से यहाँ पर इसकी सहायता से क्या हुआ है, यहाँ पर साबित हो गया ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ ए बटे ओ ए डैश। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए बच्चों, फिगर को हम मिटा देते हैं, फिर अगला फिगर बनाएंगे। अब फिर लिखते हैं फिर त्रिभुज। अब देखिए ओ डी एफ और ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिएगा, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी समरूप है। लिखते हैं फिर त्रिभुज ओ डी एफ तथा और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप है, तो फिर देखिए इसको अलग से फिगर खींच के वो बताते हैं, ओ डी एफ और यह हो गया ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज समरूप कैसे है, तो 90 के बराबर,
और ये समरूप है, इसका क्या कहते हैं, समूह कौन है, समूह कौन होती है, बराबर, और 2 नंबर के बराबर। अभी तुरंत देखिए, पहले हम 1 नंबर के लेंगे, तो इस त्रिभुज में देखिए 1 नंबर के सामने एक भुजा कौन है, ओडी है, ये हो गया ओडी हो गया। इसमें देखिए 1 नंबर के सामने भुजा कौन है, ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश। अब देखिए इसमें 2 नंबर के सामने कौन भुजा है, ओ एफ, ये हो गया ओ एफ। इसमें देखिए 2 नंबर के सामने कौन सा भुजा है, ए डैश एफ, क्या है, ए डैश एफ है, दोनों सामने हो गया ए डैश एफ हो गया, क्या हो गया, ए डैश एफ, क्या हो गया, ए डैश एफ। अब देखिए बच्चों, इस फिगर को हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी अब हमें आवश्यकता नहीं है, जब इसका काम था हम लोग काम इसका कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए और से, तो ओटी बटे ए डैश पी डैश बराबर ओ एफ बटे क्या आ गया, ए डैश एफ आ गया। यहाँ पे ओटी एक और से, यहाँ पर बी डी जो है ना प्रधान के समांतर है, लिखते हैं चूंकि बी डी समांतर है एक्स वाई। क्यों, याद देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से जो किरण चलती है, पहला किरण समांतर चलती है, दूसरा ने प्रकाश किरण से चलता है, इसका मतलब बी डी समांतर हो गया एक्स वाई, तो बी डी हो गया एक्स वाई के समांतर। और याद होगा समांतर किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, हर जगह पे बराबर होती है। समांतर किरण जब रहता है ना, तो उसके बीच की दूरी हर जगह पे क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर बी डी इसके समांतर हो गया, इसका मतलब है यह जो है ए बी और ओ डी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर ए बी, क्या लिख सकते हैं, ओ डी बराबर ए बी। तो यह होगा समीकरण 2। इसका मतलब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, अब देखिए समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ओ डी की जगह पे हम लोग ए बी रख सकते हैं, लिखते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे क्या हो गया, ए डैश एफ। इसको समीकरण मान लिया 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या देख रहे हैं कि इसका एलएचएस इसका एलएचएस दोनों आपस में क्या बराबर है, इसका मतलब है आरएचएस भी क्या होगा, आरएचएस के बराबर होगा। लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश क्या हो गया, एफ। चलिए बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कि ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ, यहाँ तक आ चुके हैं। अब इसको गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर जितना भी दूरी है ना सब ओ से है, और आपको पता होगा कि लेंस में कोई भी दूरी हमेशा प्रकाश केंद्र से ही मापी जाती है, अर्थात ओ से मापी जाती है। इसलिए हम लोग जे भी दूरी है उस सब को ओ में कन्वर्ट करेंगे। तो ये ओ ए ऑलरेडी है, ओ ए डैश ऑलरेडी है, ओ ए पी है, ये ए डैश एफ से ओ में कन्वर्ट नहीं है, तो यही ए डैश एफ को हम लोग ओ में कन्वर्ट करेंगे। तो यह हो जाएगा या ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ एफ बटे ए डैश एफ। देखो जो ए डैश एफ यही ना है, ए डैश एफ यह है। अब ए डैश एफ को ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख देंगे तो ना हो जाएगा। देखिए ए डैश एफ को ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिखेंगे तो क्या स्पष्ट रूप से साबित ना हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ए डैश एफ को ओ ए डैश माइनस ओ एफ लिख दिए तो वह ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमारे पास अब जो दूरी है वह सब दूरी क्या हो चुका है, प्रकाश केंद्र में कन्वर्ट हो चुका है, अर्थात प्रकाश केंद्र से स्पष्ट रूप से है ना कन्वर्ट हो चुका है, प्रकाश केंद्र से हम उसको लिख लिया गया है। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी दूरी जो होता है वो होता है हमेशा प्रकाश केंद्र से मापी जाती है। तो जो भी यहाँ पे दूरी था उसको हम लोग प्रकाश केंद्र में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या लिखेंगे, विभिन्न दूरियों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर और देखो बच्चों, जितना भी दूरी है ना उस सब का चिन्ह सहित क्या लेंगे, संकेत लेंगे। चिन्ह सहित क्या करेंगे, संकेत लेंगे। देखिए गौर से इसे वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा स्पष्ट रूप से आपको है ना समझ में आएगा कि उत्तर हम लोग कैसे साबित करते हैं। बहुत वीवीआई टॉपिक है, 5 नंबर का परीक्षा पूछा जाता है ये टॉपिक, 5 नंबर का। तो विभिन्न दूरियों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर, तो देखिए चिन्ह सहित संकेत लेंगे तो कैसा होगा। तब इससे यह जो दिया हुआ है इसी को है ना हम लोग ऐसे चिन्ह सहित संकेत लेंगे उसका। तो देखिए इसके लिए हमको कुछ इसे क्लीन करना पड़ेगा, कुछ सफाई करना पड़ेगा, तो हम इसी का सफाई करते हैं क्योंकि इसका काम अब हो चुका है। तो चलिए, विभिन्न दूरियों का चिन्ह सहित ओ ए देखिए वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो माइनस में यू। ओ ए डैश प्रतिम दूरी है,
यह वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब लेंस में जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी प्लस में होती है और आपतित किरण की दिशा में मापी गई इसलिए प्लस में होगा। ये देखिए आपतित किरण की दिशा इधर है ओ डैश प्लस में होगा, तब प्रतिबिंब दूरी हो गया ओ डैश, प्रतिबिंब दूरी को बी कहते हैं जो प्लस में होगा बराबर। ओ एफ या फोकस दूरी है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से फोकस दूरी ऑलरेडी है ना पॉजिटिव होता है, यह हो गया प्लस हो जाएगा। वो है ना फोकस दूरी को स्मॉल एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। ओ ए डैश, या देखिए फिर से प्रतिबिंब दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी भी प्लस में होगा। ओ एफ देखिए फोकस दूरी हो गया, फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में ही होगा, ये हो गया एफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे, माइनस यू को भी से करेंगे तो माइनस यू भी, माइनस यू को एफ से करेंगे तो प्लस में यू एफ, भी को एफ से करेंगे तो हो जाएगा भी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देते हैं, भाग देने पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर जैसे इसमें भाग देंगे तो रिजल्ट इस प्रकार प्राप्त होगा। अब हमें इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसको हम हटा दिए। अब देखिए यहाँ भाग देते हैं तो हमारे पास आ चुका है माइनस में यू भी प्लस यू एफ बटे यू भी एफ बराबर भी एफ बटे यू भी एफ, बी से भी क्या हो गया? कट गया, एफ से क्या हो गया? कट गया, बच गया एक बटे यू। यहाँ से अलग अलग कर लीजिए, माइनस यू बटे बी यू बी एफ प्लस यू एफ बटे यू बी एफ बराबर एक बटा क्या हो गया? यू। यहाँ से यू कट गया, बी से बी कट गया, एक बटा माइनस में एक बटा एफ बच गया, प्लस यू से यू कट गया, एफ से कट गया, एक बटा बी बराबर एक बटा क्या हो गया? यू। अब देखिए क्या करते हैं, उधर के यू इधर लाते हैं, उधर ले आते हैं, एक बटा बी माइनस एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर क्या हो जाएगा? एक बटा एफ। जो यही रिजल्ट हमको क्या कर देना था? साबित करना था, जो साबित हो गया। तो यह हुआ उत्तल लेंस में साबित कि लेंस सूत्र को कैसे साबित किया जाता है। यह बात आपने सीखा कि उत्तल लेंस में साबित करना था एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, जो हमने साबित किया उत्तल लेंस में लेंस सूत्र को। तो आप लोग सीख चुके हैं उत्तल लेंस में भी कि लेंस सूत्र को कैसे साबित किया जाता है। अब आप लोग सीखिएगा अवतल लेंस में, किस लेंस में? अवतल लेंस में सीखिएगा कि लेंस सूत्र को कैसे साबित किया जाता है। तो यह तक कहानी था उत्तल लेंस की। अब हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस में। देखिए बच्चों, अब आप लोग सीखिएगा अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में साबित करो कि अवतल लेंस में साबित करो कि एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर एक बटा एफ, अर्थात लेंस सूत्र। आपको किस लेंस में साबित करना है? अवतल लेंस में लेंस सूत्र को साबित करना है। अवतल लेंस में हमको साबित करना है एक बटा बी माइनस एक बटा यू बराबर क्या होता है? एक बटा एफ होता है। यह हमें साबित करना है अवतल लेंस में। किस लेंस में साबित करना है? अवतल लेंस में। अभी आपने सीखा उत्तल लेंस में, अब आप सीखेगा अवतल लेंस में। किस लेंस में? अवतल लेंस में। बच्चों अच्छा से देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको फायदा हो सके। 5 नंबर का यह टॉपिक चल रहा है अभी, 5 नंबर का, या तो उत्तल या अवतल, दोनों में से एक क्वेश्चन परीक्षा में हर साल रहता है अल्टरनेट, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो उत्तल लेंस में साबित करना या अवतल लेंस में साबित करना है, इसका मतलब पहले हमको क्या करना होगा? वो अवतल लेंस का फिगर खींचना होगा। यह हुआ अवतल लेंस। यह हुआ द्वारक, यह हुआ प्रधान अक्ष, यह हुआ प्रकाश केंद्र, यह हुआ फोकस। अवतल लेंस के सारे वस्तु को यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से 2 किरण चलेगी, पहला किरण चला, यह ऊपर की ओर ऐसे ऐसे
लगेगा कि फोकस होकर निकल रही है या ऊपर की ओर चली जाएगी। दूसरा किरण जो होगा, दूसरा किरण वह प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगा। अब प्रकाश केंद्र से पता ही है जो किरण निकलती है वो जो है ना मूर्ति नहीं, ये एकदम सीधी निकल जाती है। अब पहला किरण ऊपर की ओर, दूसरा प्रकाश केंद्र, दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहीं पे काटा, तो वस्तु का प्रतिबिंब यही बनेगा। तो ए बी हो गया वस्तु, उसका प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया फोकस एफ। क्लियर है? तो यहाँ पर फिगर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग भाषा लिखेंगे। लिख लीजिए, माना कि एल एक अवतल लेंस है जिसमें ओ प्रकाश केंद्र ओ, फोकस एफ प्रधान अक्ष क्या है, एक्स वाई है। लेंस के सामने वस्तु ए बी रखी गई है जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, बन रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक नहीं। कैसा? काल्पनिक। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हमको दो त्रिभुज का चुनाव करना होगा। क्या त्रिभुज? दो त्रिभुज का। देखिए गौर से, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ लिखते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। कैसा है? समरूप है। आपको पता ही होगा, समरूप होने के लिए तीनों कोण के बराबर होता है त्रिभुज में, तभी होता है। यहाँ पर भी वह स्थिति है। दोनों क्या है? दोनों त्रिभुज में प्रत्येक कोण के बराबर है। अब देखिए, चूंकि फिगर छोटा है इसलिए आपको अलग से फिगर बना के दिखा रहे हैं। ठीक है। ए बी ओ, ऐसा मेरे सामने बच्चों फिगर है। ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, ऐसा बन गया। इस फिगर गौर से देखिए, यह 90 होगा तो यह भी 90 हो गया। ठीक है, दोनों आपस में बराबर। यह एक नंबर दोनों त्रिभुज में है, यह उभयनिष्ठ हो गया। दो नंबर क्या होगा? दो नंबर के बराबर होगा। अब दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं कि प्रत्येक कोण के क्या है? बराबर। प्रत्येक कोण क्या है? प्रत्येक कोण के बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। दोनों त्रिभुज क्या हुआ? समरूप हुआ। तो यहाँ पर ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप है। तो चलते हैं, एक नंबर को है ना, एक नंबर के सामने त्रिभुज है, तो इसमें बड़ा सा त्रिभुज में एक नंबर के सामने कौन है? ए बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब देखिए, छोटा त्रिभुज में एक नंबर सामने कौन है? ए डैश बी डैश, लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए, बड़ा सा त्रिभुज में एक नंबर है ना, दो नंबर के सामने कौन सा भुजा है? ओ ए, ओ ए। छोटा त्रिभुज में दो नंबर सामने कौन सा भुजा है? तो ओ ए डैश, ये हो गया ओ ए डैश। समीकरण क्या हो गया? फर्स्ट। देखते हैं फिर। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज तो हो चुका है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। अब क्या लेंगे? त्रिभुज दो और खोजेंगे। देखिए गौर से, ओ यहाँ पे नाम देते हैं डी, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। ध्यान दीजिए, पहले था ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, अब क्या है? ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। पहले लिए थे ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, अब लेना हमको ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। देखिए बच्चों, त्रिभुज आपका इस प्रकार बनेगा, ऐसे ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ। अब ये ऐसा त्रिभुज बनेगा। अब देखिए, दोनों त्रिभुज समरूप ही होगा। ओ डी एफ और ए डैश बी डैश भी क्या होगा? समरूप ही होगा, क्योंकि यह उभयनिष्ठ हो गया। यह 90-90 के बराबर हो गया। 90-90 के बराबर मतलब इधर से 90-90 के बराबर, और यह दो नंबर क्या हो गया? दो नंबर के बराबर हो गया। तो देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में प्रत्येक कोण के क्या हो गया? बराबर हो गया। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक नंबर के सामने बड़ा सा त्रिभुज में एक नंबर के सामने देखिए कौन सा भुजा है? तो एक नंबर के सामने कौन है? ओडी है। यह हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूंकि त्रिभुज ओ डी एफ, चूंकि त्रिभुज ओ डी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ओ डी एफ और ए डैश बी डैश एफ क्या है? समरूप है। समरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक नंबर के सामने देखिए बड़ा सा त्रिभुज में ओ डी। अब देखिए, छोटा त्रिभुज में एक नंबर सामने क्या है? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। बड़ा सा त्रिभुज में देखिए दो नंबर के सामने कौन है? ओ एफ, तो ओ एफ बट। अब छोटा त्रिभुज देखिए दो नंबर के सामने कौन है? ए डैश एफ, ए डैश एफ। इतना हो गया, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। अब देखिए बच्चों गौर से, चूंकि यहाँ पे बी डी क्या है? एक्स वाई के समांतर है। बी डी क्या है? प्रधान एक्स वाई के समांतर है। तो लिखेंगे, चूंकि
लिखेंगे चूंकि बी डी क्या है, बी डी वह एक्स वाई के समांतर है। तो जैसे ही बी डी एक्स वाई के समांतर है, इसका मतलब दोनों के बीच की दूरी भी बराबर होगा। इसका मतलब ए बी क्या होगा, ओ डी के बराबर होगा। लिखते हैं इसलिए ए है ना, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। इसका मतलब हो गया ओ डी, यहाँ पे जो ओ डी होगा वह ए बी क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को याद रखिएगा। चूंकि यह दोनों तक क्या है, बी डी जो है वह एक्स वाई के समांतर है। बी डी क्या है, एक्स वाई के समांतर है। तो जैसे ही समांतर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि समांतर किरण जो होता है उनकी बीच की दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ओडी क्या हो जाए, ए बी के बराबर होगा। तो ओडी बराबर क्या हो गया, ए बी। अब देखिए समीकरण 2 में ओडी दिया हुआ है, लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ओडी की जगह पे ए बी रख देंगे तो हो जाएगा ए बी। ए बी बटे क्या होगा, ए डैश पी डैश बराबर क्या होगा, ओ एफ बटे क्या होगा, ए डैश एफ हो जाएगा। इसको समीकरण लेते हैं 3। अब समीकरण 1 और 3 को गौर से देखिए, समीकरण 1 और 3 को गौर से देखिए। तो यहाँ पे LHS के क्या है, बराबर है। समीकरण 1 और 2 और 3 को गौर से देखिए, 2 को नहीं, 1 और 3 को देखिए गौर से। यहाँ पे LHS क्या है, LHS के बराबर है। इसका मतलब RHS भी क्या होगा, RHS के बराबर होगा। देखते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से क्या हो जाएगा, ओ ए बटे ओ ए डैश, ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ बटे ए डैश एफ। ओ ए बटे, देखिए ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर क्या होगा, ओ एफ बटे ए डैश एफ। तो हमारे पास इतना आ चुका है। अब इसमें जो दूरी प्राप्त हुआ है वह सब दूरी है ना, देखिए ना, प्रकाश केंद्र से। केवल एक दूरी प्रकाश केंद्र से नहीं है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे प्रकाश केंद्र में। देखिए ए डैश एफ है, उसको कन्वर्ट करेंगे। इसको लिखेंगे ओ ए बटे ओ ए डैश बराबर ओ ए बटे ए डैश एफ। बिल्कुल स्पष्ट है। ओ ए बटे ओ डैश एफ बराबर ओ ए बटे ए डैश एफ। अब देखिए यह ए डैश एफ को ही बदलना है, तो चलिए बदलते हैं। ए डैश एफ, यही हुआ ए डैश एफ। अब बताइए ए डैश एफ के जगह पे ओ एफ माइनस ओ ए डैश लिख देंगे तो ना हो जाएगा, बिल्कुल होगा। देखिए गौर से, ए डैश एफ क्या है, ए डैश एफ है। तो ए डैश एफ की जगह पे लिखते हैं ओ एफ माइनस, क्या लिखे हैं, ए डैश एफ की जगह पे ओ एफ माइनस ओ ए डैश लिखते हैं। तो एफ माइनस क्या हो गया, ओ ए डैश। बिल्कुल स्पष्ट है, गौर से देख लीजिए, फिर समझ लीजिए। ए डैश एफ जो है ना उसको ओ में कन्वर्ट करते हैं। तो ए डैश एफ की जगह पे ओ एफ माइनस ओ ए डैश कर देंगे तो क्या ए डैश एफ ना आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो उतना ही हमने क्या किया, लिखा। अब हमको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हम इसको मिटा रहे हैं तभी तो इसको प्रूव कर पाएंगे। देखिए बच्चों, अब यहां पर क्या करेंगे, विभिन्न दूरियों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर, विभिन्न दूरियों का चिन्ह सहित संकेत लेने पर। अब देखिए दूरी है ओ ए वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। ओ ए डैश प्रतिबिंब दूरी या काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी माइनस में होता है, क्योंकि देखिए आपकी किरण की दिशा उधर है और दूरी माप रही इधर, इसलिए माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में बी। ओ एफ फोकस दूरी है। ओ एफ देखिए अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में एफ बट ओ एफ फोकस दूरी माइनस में होगा, माइनस तो माइनस। ओ ए डैश देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है, काल्पनिक प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होता है, तो माइनस में क्या होगा, भी हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं। तो माइनस यू बटा माइनस बी बराबर माइनस एफ बटे माइनस एफ माइनस माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग तिरछा गुना करेंगे इसका। देखिए यहाँ पर तिरछा गुना करते हैं। तो माइनस यू को माइनस एफ से गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा। माइनस यू को बी से गुना करेंगे तो माइनस में यू बी हो जाएगा। माइनस बी को माइनस एफ से गुना करेंगे तो बी एफ हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों तरफ u इंटू बी इंटू एफ से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। देखिए भाग देते हैं, इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, यू एफ माइनस यू बी बटा यू बी एफ बराबर बी एफ बटा यू बी क्या हो गया, एफ। यहाँ से दोनों को अलग अलग कर लो तो यू एफ बटे यू बी एफ माइनस यू बी बटा यू बी एफ बराबर बी एफ बटा यू बी क्या हो गया, जो कटने वाला उसको काटिए, यू से यू कट जाएगा,
एफ से कट जाएगा, यू से यू कटेगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ से एफ कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो 1/f यहाँ से आ गया 1/b, इधर हो जाएगा 1/f, उधर हो जाएगा 1/u, उसको इधर खींचो, इसको उधर, 1/b माइनस 1/u बराबर क्या हो गया 1/f। यही बात हमको क्या करना था, साबित करना था, जो हो गया साबित। यह हुआ अवतल लेंस में। किस लेंस में साबित किया है, अवतल लेंस में। उत्तल लेंस में भी आप सीख चुके हैं और अवतल लेंस में भी सीख चुके हैं। यहाँ पे अभी अवतल लेंस की कहानी हो रहा था। अवतल लेंस में साबित करना था, क्वेश्चन इस प्रकार था कि अवतल लेंस में साबित करना था लेंस सूत्र को, जो हमने साबित किया अवतल लेंस में। पहले किया उत्तल लेंस में, उसके बाद किया अवतल लेंस में। तो हम लोग अवतल लेंस में भी सीख चुके हैं कि लेंस सूत्र को कैसे साबित किया जाता है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इसमें आपको बारीकी से सब बात बता दिया गया। आवर्धन सूत्र क्या होता है उसको भी हम साबित किए हैं, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। अब यह लेंस सूत्र जो है ना काफी इंपॉर्टेंट जो था, उसको भी साबित किए हैं, इसी वीडियो में हम साबित किए हैं, जो अभी आपके समक्ष दिखाई भी दे रहा होगा। उत्तल लेंस में भी साबित किए हैं और अवतल लेंस में भी साबित किए हैं। तो यह हुआ लेंस सूत्र की कहानी। क्या हुआ, लेंस सूत्र की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। क्या पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता। अगला टॉपिक मेरा है वह है लेंस की क्षमता। आपको हम पढ़ा रहे हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता इंग्लिश में इसे पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। लेंस की क्षमता मतलब लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में लगभग हर साल 1 नंबर का इसे क्वेश्चन आ ही जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, जो आपके हम बता रहे हैं आपको कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, यही पूछ देता है। चाहे क्वेश्चन पूछ देता है लेंस की क्षमता पर आधारित, वो सभी क्वेश्चन को भी आपको हम दिखाएंगे कि क्या होता है लेंस की क्षमता, उस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इस सब को है ना आपको हम बताएंगे, जरूर बताएंगे और अभी तुरंत बताएंगे। तो पहले आप लोग सीखिए कि लेंस की क्षमता क्या है, क्या होता है लेंस की क्षमता। तो बच्चों याद रखिएगा, किसी भी लेंस की मीटर इकाई में, ध्यान सुनिए, किसी भी लेंस की मीटर इकाई में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। बिल्कुल सुना आपने सही, कि किसी भी कोई भी जो लेंस होता है, तो किसी भी लेंस के मीटर इकाई में मापी गई फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है ना, कोई भी लेंस हो, उसकी फोकस दूरी यदि मीटर इकाई में मापी गई है, तो उसी का जो व्युत्क्रम होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को पी अक्षर के द्वारा क्या करते हैं, सूचित किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं, सूचित पी अक्षर के द्वारा। तो याद रखिएगा, किसी लेंस की मीटर इकाई में, किसी लेंस की मीटर इकाई में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की मीटर इकाई में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। उस लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता क्या है। तो किसी लेंस की मीटर इकाई में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को पी अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। किसके द्वारा, पी अक्षर के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। याद रखिएगा, फोकस दूरी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, मीटर में रहेगा। तो लेंस की क्षमता को पी के द्वारा डिनोट करते हैं, इसलिए पी बराबर 1/, क्या होगा, एफ होगा। इसमें होगा मीटर इकाई में होगा। तो चलिए बगल हम लिख देते हैं मीटर में। तो एफ, इसको एफ में नहीं पढ़िएगा, यह हुआ एफ, या हो गया मीटर में, हो गया एफ मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पी बराबर 1/f, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पर मीटर। क्या हो जाएगा, पर मीटर। तो बच्चों याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि P का अर्थात लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा पर मीटर होता है। क्या होता है, पर मीटर। इसको पर मीटर बोला जाता है।
पर मीटर को ही डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर मीटर को डायोप्टर कहा जाता है। एक पर मीटर को क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। इसलिए याद रखिएगा, जब पी का जब मात्रक हो गया 1/f क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। तो पर मीटर वास्तव में इसी का ऐसे मात्रक होता है, और यहाँ पर एक पर मीटर जो होता है उसी को एक डायोप्टर कहा जाता है। इसका मतलब पर मीटर को हम लोग डायोप्टर भी कहते हैं। तो याद रखिए बच्चों, लेंस की क्षमता का यही ऐसा ही मात्रक होता है, और यही फेमस मात्रक है। यही फेमस मात्रक है। आपसे यदि कोई पूछे कि बताइए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जो पर मीटर के बराबर होता है। अगर परीक्षा में दोनों ऑप्शन दे तो दोनों में आप टिक लगाइएगा। और पूछ देगा यदि एक पर है, 1 पर मीटर कितना डायोप्टर होता है, तो बताइएगा 1 डायोप्टर। ये 2 पर मीटर का है तो 2 डायोप्टर होगा। तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। याद रखिएगा, डायोप्टर। कोई यदि आपसे पूछे कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो बताइएगा डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। बिल्कुल स्पष्ट है। एक डायोप्टर जो होता है वह 1 पर मीटर क्या होता है? बराबर होता है। लेंस की क्षमता का परिभाषा क्या होता है? तो किसी लेंस की मीटर इकाई में, याद रखिएगा, जब भी लेंस की क्षमता निकालना होगा तो पहले उसकी फोकस दूरी मीटर में चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हम लोग मीटर में बदल लेंगे। कोई भी इकाई में दिया रहेगा तब पहला मेरा काम है कि उसको मीटर इकाई में बदलेंगे। बिना मीटर इकाई में बदले हम लोग ऐसे उसको नहीं बना सकते। लेंस की क्षमता ज्ञात है, नहीं कर सकते। यह नहीं सोचिएगा कि सेंटीमीटर तो उसी बना देते हैं बाद में चेंज कर देंगे, नहीं, पहले ही चेंज करना होगा, बाद में नहीं होता चेंज, पहले ही चेंज होता है। क्योंकि फार्मूला से बना हुआ है वह पहले मीटर के लिए बना हुआ है, ना कि पहले सेंटीमीटर बना के बाद में ऐसा मिलाने के लिए कुछ कुछ लिख देंगे, इससे नहीं। पहले यह मीटर में ही आपको बदलना होगा, उसके बाद इसका क्षमता निकलेगा। तो लेंस की क्षमता जो होता है वह क्या होता है, यह आपको समझ में आ गया होगा कि 1 फोकस दूरी जो होता है उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो किसी लेंस की मीटर इकाई मापी गई फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। मीटर इकाई मापी गई फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसे क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अब बच्चों बात आती है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी ऋणात्मक होगा, और इसी प्रकार अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक की ऋणात्मक होगा, यह बात अब हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्या उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, इसी प्रकार क्या अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब हम लोग इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो बात आ गई उत्तल लेंस और अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो चलिए आपको हम स्पष्ट करेंगे, दिखाएंगे कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। बच्चों याद रखिएगा आप लोग, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। इस बात को याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहां तो लिख तो दिए हम कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो कैसे धनात्मक होती है अब हम लोग इस पर बात करने वाले हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक कैसे होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, टॉपिक है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, यह वास्तव में होता है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अब आपको है ना स्पष्ट करके दिखा रहे हैं, प्रूफ करके साबित करके दिखा रहे हैं कि उत्तल लेंस की क्षमता वास्तव में क्या होती है? धनात्मक होती है। बच्चों क्षमता जो होता है, लेंस की क्षमता, वास्तव में लेंस की क्षमता का फॉर्मूला यह होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। 1 क्या होता है? फोकस दूरी मीटर में फोकस दूरी होता है, यह होता है, यही फॉर्मूला होता है। अभी तुरंत आपको बताया कि लेंस की क्षमता का जो है ना फॉर्मूला होता है वो यह होता है 1 फोकस दूरी मीटर में। तो चूंकि अभी बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस जो होता है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हुआ तो सोचिए 1 हो गया धनात्मक, तो 1 धनात्मक जब भी मान आए 1 धनात्मक, तो उसका मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा।
क्या होगा, धनात्मक। तो 1 धनात्मक बराबर क्या होगा, धनात्मक। तो याद रखिए बच्चों, यहाँ पर लेंस की क्षमता क्या निकल गया, धनात्मक निकला, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। फिर से एक बार देख लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी वो धनात्मक होता है। तो 1 धनात्मक बराबर धनात्मक हुआ, इसका मतलब लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। अगर क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्यों होती है, तो लिखिएगा चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए यह बात तो क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सेकेंड बात, वह है अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, अवतल लेंस जो होता है ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वह ऋणात्मक होता है। वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस नहीं है, अभी अवतल लेंस है। उत्तल लेंस लेता है तो वो तो फोकस दूरी प्लस में होवे करता है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, तो 1 ऋणात्मक बराबर क्या होगा, ऋणात्मक। 1 ऋणात्मक बराबर क्या होगा, ऋणात्मक, अर्थात प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसमें क्या था, प्लस 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 था, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ऋणात्मक आया। तो इसीलिए लेंस की क्षमता क्या हो गया, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, इसीलिए अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो टॉपिक में आप लोग सीख चुके हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक क्या होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक क्या होती है। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट है, उसको देखकर आपको बताना है कि वह उत्तल लेंस होगा कि अवतल लेंस होगा। मान लेते हैं कि हमारे सामने कहीं पे आ गया, क्वेश्चन आ गया कि किसी लेंस की क्षमता धनात्मक है, ऐसा इस प्रकार से कहीं पे एक प्रश्न है कि किसी लेंस की क्षमता क्या धनात्मक है, तो आप बताइए कि वह लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा। बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, उत्तर दीजिए जल्दी से कि अगर कोई लेंस है उसकी क्षमता यदि धनात्मक है तो वह लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा, ये आपको बताना है। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, जो बताइएगा कि वह लेंस कैसा होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दें कि कोई लेंस यदि है ना, कोई लेंस की क्षमता है, यदि उसकी क्षमता धनात्मक है तो वह लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक से पर जाने से पहले इस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। परीक्षा में छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, आंगिक प्रश्न, इसको न्यूमेरिकल कहा जाता है, आंगिक प्रश्न, उसको देखते हैं। तो लेंस की क्षमता पर आधारित कुछ हम लोग ऐसे आंगिक प्रश्न को देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम लोग एक वो क्वेश्चन देखने वाले हैं लेंस की क्षमता पर। लेंस की क्षमता पे आधारित देखो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन होता है लेंस की क्षमता का। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। बच्चों क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना है, 25 सेंटीमीटर है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो कह रहा है उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो, अर्थात उस लेंस की क्षमता कितनी होगी यह कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। कितना है फोकस दूरी, 25 सेंटीमीटर है। तो उस लेंस की क्षमता क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। बहुत छोटा सा प्रश्न, इसका आंसर बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग भी ज्ञात कर सकते हैं। पहले एक हम क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, फिर देंगे आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, मतलब फोकस दूरी एफ दे दिया कितना,
25 सेंटीमीटर। चूंकि यह उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस में ही होगा। किसमें होगा? प्लस में। प्राय प्लस नहीं लिखा जाता इसलिए हम भी इसे हटा देते हैं। तो फोकस दूरी होगा 25। आपको हम बता चुके हैं कि लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। इसका मतलब जो सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है इकाई उसको पहले मीटर में बदलना होगा। किसे बदलना होगा? मीटर में। तब पहला काम है हमारा कि इसको मीटर में बदले। तो मीटर बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। चलिए 100 से भाग दे दिए, काटेंगे 25 से कम 25 और 25 से 100 तो 1/4 मीटर आ गया। तब फोकस निकल गया 1/4 मीटर। अब कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात करो, मतलब पावर ऑफ है ना, लेंस ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तुम लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है? 1/f डायोप्टर होता है। चूंकि यहाँ पे f का मान दिया हुआ है 1/4, 1/4 क्या दिया हुआ? 1/4 दे दिया, 4 ऊपर है ना, डायोप्टर हो जाएगा। 1/4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 डायोप्टर है। कितना आ गया? डायोप्टर। तो इस क्वेश्चन जो था, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था कि लेंस की क्षमता कितना होगा, तो याद रखिएगा उस लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर होगा। कितना होगा? 4 डायोप्टर होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तो बच्चों आपके सामने उत्तल लेंस से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसमें ज्ञात करना था कि उसकी क्षमता, हम लोग उसकी क्षमता ज्ञात कर लिए, ये हो गया। चलते हैं वो अवतल लेंस पर भी लेते हैं सवाल। एक क्या लेते हैं? अवतल लेंस पर। देखिए बच्चों अवतल लेंस पे एक सवाल लेते हैं। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की शक्ति, क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस की शक्ति, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इसकी शक्ति कितना है? -2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यही क्वेश्चन करा है। क्वेश्चन है एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस की शक्ति दिया हुआ, शक्ति और क्षमता दोनों एक ही होता है। अवतल लेंस का है, उसे कहा शक्ति का है या क्षमता का है, याद ये दोनों एक ही है। अवतल लेंस की शक्ति दिया हुआ है 2 डायोप्टर, माइनस में है, -2 डायोप्टर। तो बच्चों अवतल लेंस है इसीलिए माइनस दिया, अगर उत्तल लेंस रहता है तो यह प्लस देता है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं अवतल लेंस जो होता है उसकी क्षमता ऋणात्मक होता है। देखिए सवाल में भी दे दिया है ना ऋणात्मक, अगर यह धनात्मक दिया रहता तो सवाल गलत हो जाता, लेकिन सवाल अभी गलत नहीं है क्योंकि अवतल लेंस है ऋणात्मक ही होगा, जो एकदम सही दिया। तो शक्ति दे दिया -2d, इसका मतलब हो गया P दे दिया -2d। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, मतलब क्या करना है? ज्ञात करना है। बिल्कुल स्पष्ट है। चूंकि हम लोग जानते हैं P बराबर 1/f होता है, तो यह ना यहाँ से तिरछा गुना करेंगे तो PF बराबर क्या हो जाएगा? PF बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से हमको F ज्ञात करना है तो F बराबर 1 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब क्या करें? इसमें मान डालते हैं तो 1/p, P का मान कितना है? -2 दिया हुआ है। अब देखिए चूंकि फोकस दूरी ज्ञात करें तो वह मीटर में होगा, मीटर में, तो -1/2 मीटर हो गया, माइनस ऊपर जाएगा 1/2 हो गया, तो 1/2 मीटर यह हो गया आपका। अब इसी को यदि सेंटीमीटर बदलना होगा, इसमें 100 से गुना करा देंगे, 100 से गुना करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, इसका मतलब माइनस में कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो याद रखिए बच्चों इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? माइनस में 50 सेंटीमीटर। चूंकि माइनस इसलिए आया है क्योंकि यह अवतल लेंस है। तो आप क्या है ना, आपके सामने था कि फोकस दूरी याद करो, तो याद रखिएगा कि जो है ना लेंस है इसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा? फोकस दूरी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा जब भी लंबाई लिखते हैं उसमें माइनस नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि माइनस का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। माइनस तो इसलिए यह दिखाता है कि अवतल लेंस है, ठीक है। तो यह फोकस दूरी जो होता है हमेशा प्लस में होता है। तब फोकस दूरी कितनी होगी? तब फोकस दूरी इसकी 50 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लंबाई को हमेशा प्लस में व्यक्त किया जाता है। फोकस दूरी कितना? 50 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि यह अवतल लेंस की फोकस दूरी है। किसकी फोकस दूरी है? अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।